चलिए तो अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन क्या होता है? तो शरीर में बने विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हमारे काम के नहीं है, फालतू हैं, उन्हें बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। और जिन अंगों की सहायता से यह होती है हम उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो मनुष्य में मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग हैं जो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का यानी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। एक है हमारा फेफड़ा। तो फेफड़ा किस प्रकार उत्सर्जन करता है? तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है, हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो फेफड़े ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही साथ कभी भी अगर कोई अतिरिक्त पदार्थ यानी कि शरीर में चला जाता है, जैसे खाना वगैरह फंस गया फेफड़े में, तो खांसी आती है या छींक आती है, ये सारी क्रियाएं भी हमारा फेफड़ा ही करता है, यानी कि यह उत्सर्जन का कार्य करता है। दूसरा है हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन। ये किस प्रकार करती है? तो जो हमारा अपच भोज्य पदार्थ रहता है यानी जो पच नहीं पाया या जो फालतू चीजें बची हैं उनका जो निष्कासन करता है वो हमारी बड़ी आंत द्वारा किया जाता है, यानी आंत भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। अगला है यकृत यानी लीवर। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो हमारी अमोनिया का निर्माण होता है, उस अमोनिया को, क्योंकि वो बहुत जहरीली होती है, उसे यूरिया में यानी कम जहरीले पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, यानी NH3 को NH2CO NH2 में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इस प्रकार ये भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। अगला है त्वचा। तो त्वचा किस प्रकार उत्सर्जन करती है? तो ये पसीने के रूप में और सीबम जो ग्रंथियां रहती हैं उसके रूप में उत्सर्जन करता है, क्योंकि जब हमारा पसीना निकलता है ना तो उसमें ना सिर्फ पानी और नमक जब बल्कि कुछ मात्रा में यूरिया भी निकलता है, और यूरिया हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। अगला है किडनी या वृक्क। ये रक्त को छानने का कार्य करता है और पेशाब तैयार करता है, तो ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो हम देखते हैं किडनी, वृक्क या गुर्दे के बारे में। गुर्दा भी यही है, किडनी भी यही है, वृक्क भी यही है। इसका वजन रहता है लगभग 140 ग्राम। मनुष्य में एक जोड़ी पाई जाती है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, यानी 2 पाई जाती है। ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक का भार 140 ग्राम होता है और हर एक किडनी यानी दोनों किडनी लगभग 3 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी इसी से किडनी मिलकर बनी होती है और इसी से किडनी काम करती है। तो लगभग 3 लाख नेफ्रॉन हर एक किडनी में यानी दोनों किडनी में पाए जाते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर ये बंद रहती है। तो जो किडनी रहती है वो पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहती है। जो दाईं यानी राइट साइड की जो किडनी रहती है वो अपेक्षाकृत नीचे होती है बजाय लेफ्ट साइड की किडनी के। बाहरी भाग को तो किडनी के 2 भाग में बांट दिया जाता है। जो बाहरी भाग है उसे हमने बोल दिया कि ये कार्टेक्स है, और जो आंतरिक भाग है उसे हम बोल देते हैं कि ये मेडुला है। तो कार्टेक्स और मेडुला किसके भाग हैं? कार्टेक्स और मेडुला दोनों किडनी के भाग हैं। वहीं जो सेम के बीच जो घुसा हुआ भाग रहता है, अंदर हल्का सा झुका हुआ भाग रहता है, उस झुके हुए भाग को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना। नेफ्रॉन क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो अगर हम नेफ्रॉन को जब देखते हैं, एक नेफ्रॉन को उठा के, तो उसमें एक प्यालेनुमा संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और बोमन कैप्सूल में ही ग्लोमेरुलस नामक एक संरचना पाई जाती है जो अवशोषण का काम करती है। किसको? यूरिया को अवशोषित कर लेती है। तो नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोमन कैप्सूल, क्योंकि बोमन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी इसलिए बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और बोमन कैप्सूल में ही ग्लोमेरुलस नामक एक संरचना पाई जाती है जो कि अवशोषण का काम करती है। नेफ्रॉन द्वारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा या रीअब्जॉर्प्शन द्वारा, पुनः अवशोषण द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है, और इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस या अपोहन क्या होता है? रक्त को छानने की प्रक्रिया को ही हम डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। ये परासरण विधि द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? परासरण विधि द्वारा संपन्न होती है। वृक्क में
पथरी जिसे हम स्टोन या पत्थर कहते हैं, पथरी भी जम जाती है। ये पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। दो रक्त वाहिकाएं अंदर की ओर जाती हैं, किसके? किडनी के। एक को हम बोलते हैं रेनल आर्टरी और एक को बोलते हैं रेनल वेन। आर्टरी क्या काम करती है? हृदय से रक्त को किसी भी अंग तक ले जाती है, यानी किडनी के अंदर खून को ले जाने का काम करती है रेनल आर्टरी। जबकि रेनल वेन ये क्या काम करती है? किडनी के अंदर जो शुद्ध हुआ रक्त है उसे बाहर लाने का काम करती है। तो रेनल आर्टरी इससे रक्त प्रवेश करता है और रेनल वेन इससे रक्त बाहर निकलता है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर एक नली होती है जो दोनों किडनियों से एक एक नली निकलती है, उसे यूरेटर बोलते हैं। ये मूत्राशय तक मूत्र को ले जाने का कार्य करती है। वहीं ब्लैडर या मूत्राशय, मूत्राशय को ही हम ब्लैडर कहते हैं। तो ब्लैडर में क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, इसे मूत्राशय कहते हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 250 ml रहती है, यानी इतना पेशाब हमारी बॉडी में इकट्ठा हो सकता है। वहीं यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा वो नली होती है जिसकी सहायता से ब्लैडर से जो पेशाब है वो वेजाइना या पेनिस तक पहुंचता है और वहां से फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा था 5 प्रमुख उत्सर्जी अंग। फेफड़े देखे थे, आंत देखी थी, यकृत यानी लीवर देखा था, त्वचा देखी थी और किडनी देखा था। किडनी 2 होती है, यानी एक जोड़ी होती है। दोनों का वजन 140 ग्राम होता है। दोनों में लगभग 3 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यह आकार इसका सेम की झिल्ली के समान सेम के बीज के समान होता है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली द्वारा ये कवर रहता है। दाईं वाली अपेक्षाकृत नीचे होती है। बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं और झुके हुए भाग को हाइलम कहा जाता है। नेफ्रॉन की अगर संरचना देखें तो उसमें प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। और बोमन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस नामक एक संरचना पाई जाती है जो एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। खास बात क्या है? किस प्रोसेस द्वारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस द्वारा ये जो रहता है नेफ्रॉन, ये रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। किस प्रक्रिया पर काम करती है? परासरण विधि पर कार्य करती है। और रक्त में जो किडनी पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किस नली के द्वारा यानी किस वाहिका के द्वारा खून प्रवेश करता है? तो रेनल आर्टरी। किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो रेनल वेन। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर नली होती है जिसके द्वारा जो मूत्र का निर्माण हुआ है उसे मूत्राशय यानी ब्लैडर तक पहुंचाया जा सके। ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 250 ml होती है। ब्लैडर से वेजाइना या पेनिस तक मूत्र कैसे पहुंचता है? यूरेथ्रा के जरिए पहुंचता है। अब पेशाब की संरचना देख लेते हैं। तो पेशाब में लगभग 95% तो पानी ही होता है। 2% यूरिया होता है जो कि हमारा प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, और कुछ मात्रा में लवण यानी कि नमक NaCl वगैरह होता है। तो 95% पानी, 2% यूरिया और कुछ मात्रा में लवण होते हैं। इसका पीएच मान 4.8 से 8.4 यानी सामान्यतः ये अम्लीय ही होता है। कैसा? अम्लीय होता है, यानी स्वाद में खारा होता है। इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगर सामान्य अवस्था में आपका मूत्र पीला है, इसका मतलब यह है कि आप में पानी की कमी है और वाटर की कमी हो रही है, पानी पीजिए। वैसे बीमारी में तो होता ही है, वो तो दवाई वगैरह के कारण होता है। ADH एक हार्मोन है। ये क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है और ये पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब भी हम ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी या शराब पीते हैं तो वहाँ पर इसका कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे पेशाब ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। अब उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और ग्वानोटेलिक। कौन कौन से? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और ग्वानोटेलिक। अब अमोनोटेलिक क्या है? ऐसे जीव जो उत्सर्जन यानी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में सीधे अमोनिया का स्त्रावण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। ये सामान्यतः जलीय जीव ही होते हैं। उदाहरण के लिए मछली हो गई, हाइड्रा हो गया और जितने भी कीट हो गए।
खास बात क्या है कि कोई जीव अमोनिया, कोई जीव यूरिया, कोई जीव यूरिक एसिड का स्त्रावण करता क्यों है? ऐसा क्यों? एक ही चीज का क्यों नहीं? तो इसका कारण ये होता है सिर्फ पानी, यानी कि कोई जीव पानी बचाने की कोशिश में ये अलग अलग प्रकार के अपने अनुकूलन कर लेता है। चूंकि जलीय जीवों में पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए वो सीधे सीधे अमोनिया का स्त्रावण कर देते हैं, क्योंकि अमोनिया के स्त्रावण में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके पास कोई पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के पास उतना पानी नहीं है, वो हमेशा पानी में डूबा हुआ नहीं रहता है, तो उसे ज़रूरत थी कि कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जो कम पानी में ही उत्सर्जित हो जाए। देखा हमने अभी पेशाब की संरचना में कि सिर्फ 2% यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए 95% पानी की हमें आवश्यकता पड़ गई। तो इसलिए हमने पानी की बचत करने के लिए हमने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। वहीं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिया को भी उत्सर्जित नहीं करते, वो यूरिया को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि पानी की और बचत हो जाए। तो अमोनोटेलिक वे जीव जो सीधे सीधे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बनी अमोनिया को उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है, जैसे मछली, हाइड्रा और कीट। यूरियोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकालते हैं। जैसे जितने भी स्तनधारी हैं, इनमें हम मनुष्य भी आ गए, जितने पशु लोग हैं यानी भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ये लोग भी किसी में आ गए स्तनधारी में। तो जितने भी स्तनधारी रहते हैं वो यूरियोटेलिक हैं। क्या है? यूरियोटेलिक। जबकि एक होते हैं यूरिकोटेलिक। ये क्या होते हैं? ये यूरिक एसिड का स्त्रावण करते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। जितने भी पक्षी रहते हैं और जितने भी सरीसृप रहते हैं, सरीसृप में सांप हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, तो ये जो हैं ये यूरिक एसिड का स्त्रावण करते हैं। इससे क्या है? पानी कम खर्च होता है, क्योंकि पक्षियों को उड़ना पड़ता है। उड़ने के लिए उनका हल्का होना आवश्यक है ताकि वो आसानी से उड़ सके, कम मेहनत में उड़ सके, कम एनर्जी में। इसलिए उन्होंने यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ जीव होते हैं ग्वानोटेलिक, तो ये ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मकड़ी, तो मकड़ी ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो कीटों में एक प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में हरित ग्रंथियां होती हैं। तो हरित ग्रंथि क्या है? कीटों में पाए जाने वाला प्रमुख उत्सर्जी अंग है, या कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और ग्वानोटेलिक जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारा लगभग यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।